हेलो साथियों, एक बार मैं फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ सबसे तेज बढ़ता चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट 11। इस पर आप लोग को मालूम होगा कि रेलवे एनटीपीसी की 133 शिफ्टों का सीरीज चल रहा है। और आज की क्लास में हम लोग 28 जनवरी 2021 में जो रेलवे का पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसके सेकेंड शिफ्ट को कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। तो ये जो शैली कुचिपुड़ी जो है, ये नृत्य की शैली है, ये आंध्र प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो बार बार पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और मैं आप लोग को बताता चलूँ, इस चैनल पर एनटीपीसी की टोटल 133 शिफ्टों की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। आप लोग जाकर वहाँ से सारे वीडियो को कवर कर लेंगे। जो भी नए बच्चे हैं और वो शुरू से वीडियो नहीं देखे, तो वो जाकर वहाँ से सारे वीडियो को देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप ही लोग बताइए, क्या राजा राम मोहन राय से प्रश्न आप लोग को नहीं कराया गया था? जी हाँ, बिल्कुल कराया गया था। हर एक मतलब कि हमको याद है 3-4 शिफ्ट में राजा राम मोहन राय से रिलेटेड प्रश्न आ गया है। मैंने कल एक ये कम्युनिटी पर भी, यूट्यूब का जो कम्युनिटी पेज होता है वहाँ पर भी मैंने ये प्रश्न डाला था। तो राजा राम मोहन राय से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं, आपको सेलेक्ट करना है। तो ये कथन जो है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये बिल्कुल गलत है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। बाकी जो कथन है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, आप लोग इसको याद रखेंगे। अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक जो है राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। अगला है, वह सभी मानवों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये आप याद रखेंगे। आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। यहाँ से आप 3 फैक्ट याद रखेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग के लिए इस चैनल पर सारे एग्जाम, चाहे वो रेलवे का कोई भी पेपर हो, आरपीएफ हो या ग्रुप डी हो, एसएससी का कोई भी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, सारे एग्जाम का, इस जीडी का भी एग्जाम का प्लेलिस्ट अपडेट है, वहाँ से जाकर आपने सारे जीके के वीडियो को देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आ गया आपका योजना से प्रश्न। मैं बार बार कर रहा था कि योजना से जो प्रश्न बन रहे हैं हर एक शिफ्ट में बन रहे हैं, तो आप लोग को एक कॉपी रखना है। जितने भी योजनाएं आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, उसको एक पेज पे लिखते हुए चलना है, ताकि जब लास्ट एग्जाम कब आए तो 2-3 दिन पहले आप सारी योजनाओं को एक बार पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको इकट्ठा एक जगह मिल जाएगा और आपका समय बच जाएगा। और उस समय आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आपको 133 शिफ्ट है। अगर 2-2 योजनाएं हर एक शिफ्ट में मिलेंगे तो आपको 266 250 के करीब योजनाएं मिल जाएंगी। और उससे ज़्यादा तो योजना होती नहीं है, सेम योजना कहीं कहीं रिपीट भी हो रही है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे और उसको लास्ट टाइम एक बार पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो बच्चा आयुष्मान योजना को डिटेल में पढ़ा रहेगा वही इसका आंसर कर पाएगा। तो जो सही कथन नहीं है वो है, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया था। तो ये जो गलत है, ये जो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें शामिल किया गया था, नहीं वाला गलत हो जाएगा। बाकी सही है। आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक कवरेज निर्धारित लाभ प्राप्त होगा, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ से 1, 2, 3, 4 फैक्ट याद रखेंगे। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं को हटा देंगे, मतलब इसमें शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इस राज्य में नहीं है। ये प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पर उत्पन्न हो गया था, फिर से पढ़ लेते हैं। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है पर है। तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था। तो ये जो था यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, जहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये देखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था वहां से कौन सा केमिकल का रिसाव हुआ था, तो वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। आप एक वेब सीरीज आया था द रेलवे मैन में दिखाया गया है काफ़ी डिटेल में कि कैसे ये त्रासदी हुआ था। उसमें काफ़ी खतरनाक रूप से दिखाया गया और उसमें बताया गया कि रेलवे मैन जो थे वहाँ के भोपाल स्टेशन पे, उन्होंने कितना सहयोग किया था लोगों को जान बचाने में। तो अगर आपके पास समय है तो सीरीज जरूर देखिएगा, एक वेब सीरीज है जिसका नाम है रेलवे मैन। अगला प्रश्न है,
नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्धिक शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम जो था उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे। और आप लोग अगर शुरू से ये एनटीपीसी की सीरीज देख रहे हो तो आप लोग को पता चला होगा कि आईएनसी में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इससे हर एक शिफ्ट में प्रश्न बन रहा है। केंद्र सरकार की जो योजना है उससे हर एक शिफ्ट में प्रश्न बन रहा है। और कंप्यूटर के 2-3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में रह रहे हैं। तो आप लोग ये तीनों चीज़ पे थोड़ा कमांड कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग ग्रहों को प्रेक्षित करने में किया जाता है। तो उसका नाम है व्हीलर आइलैंड। व्हीलर द्वीप को ग्रह को लॉन्च करने में, उपग्रह जो होते हैं उन्हें लॉन्च करने में उपयोग किया जाता है। और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेम प्रश्न पूछा था आपका 25 जनवरी के पेपर में। 25 जनवरी का जो पेपर था उसमें भी अल नीनो से प्रश्न बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन आपका जो सही है यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका गठन जो था कैबिनेट मिशन योजना जो था 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। तो ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। ये सही कथन, ये 3 कथन आपके सही हैं जो कि एंटीबायोटिक्स जुकाम और फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उस गैस का नाम बताइए जो वीक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो ब्यूटेन जो है ये लाइटर में भरी जाती है। कैसी लाइटर? तो वीक टाइप लाइटर, उसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नहीं पूछा है। तो पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को कवर करता है। ये बिल्कुल गलत है। आप सही कथन को याद रखेंगे, गलत को नहीं याद रखेंगे। इसका पहला कथन आप याद करेंगे, इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। बिल्कुल इसको याद रखना है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। इसको भी याद रखेंगे। यह सक्रिय ज्वालामुखियों का एक बेल्ट है। ये भी याद रखेंगे। एक प्रश्न बनता है कि जो रिंग ऑफ फायर है किस महासागर में उत्पन्न होता है? तो आप लोग कहेंगे प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 का ए जो है ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। प्रश्न है, HTTP में P का ये प्रयुक्त हुआ है। तो P का जो फुल फॉर्म होता है प्रोटोकॉल और इसका पूरा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? आज के शिफ्ट में सिर्फ नहीं प्रश्न डाला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक कार्ड का आकार, और बाकी आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो एलिमेंट है इसमें उपस्थित होता है। क्लोरोफिल के बारे में आप जानते होंगे, जो पौधे में के पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नहीं वाला गया। तो ये कर्नाटक की एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये बिल्कुल गलत है। यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। ये भी सही है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है। बिल्कुल सही है। डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी सही है। आप नीलगिरी पहाड़ी के बारे में ये 3 फैक्ट याद रखेंगे। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में पाई जाती है, ना कि कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वन के बारे में सही नहीं है? फिर से नहीं। ये पेपर को तो टफ बनाया गया है बस नहीं को जोड़ जोड़ के। तो जब भी नहीं का प्रश्न आता है तो मान लीजिए वो प्रश्न टफ हो जाता है, क्योंकि आपको एक प्रश्न में उसके डिटेल में जानकारी रहेगा तभी आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। तो ये सही नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वन
लवण सहेड़ुतु जड़ी हर्ब होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वे हिमांग तापों को सहन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वन तट रेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं, बिल्कुल सही है। ये आप तीनों फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है? तो ये डीएनएस जो है ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? जो यहूदी हैं उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है, तो वो राज्य हो जाएगा केरल। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी को देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। आप इसका, क्योंकि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं वहाँ देखते हैं, चाहे हम लोग भी तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, देखते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी होती है लाल रंग की होती है, काफ़ी लाल होती है और अच्छी है। तो वो उसका कारण क्या है? तो यहाँ पर क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड जो होता है ज़्यादा होता है। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो खासरा जो है ये जीवाणु से नहीं होता, ये खासरा जो है ये विषाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है। और बाकी जो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है बिल्कुल सही है। टिटनस भी जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो इसका शुरुआत जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुआ था और ये जो यात्रा हुआ था 1930 में हुआ था। आपसे प्रश्न पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग? कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या नहीं होता है? तो प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा तो रेनफॉल तो होगा ही नहीं। क्या होगा कि इस पानी का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? जो समुद्री पानी उसका लेवल बढ़ जाएगा, स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बर्फ़ पिघलेगा, तो उससे क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। ये भी सही है, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर जो है वो पिघलते हैं, बर्फ़ जो है पिघलते हैं और जो मौसम का पैटर्न है वो बदल जाता है। ठंडा में गर्मी, गर्मी में ठंडा लगने लगता है। ये आपका ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। 3 ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, ये इसका प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। बराक ओबामा जो है ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक है। देखिए क्या है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, इस पुस्तक के लेखक बराक ओबामा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। ये भाई आज के शिफ्ट में तो बस नहीं 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 ही दिखने को मिल रहा है। तो जापान एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो यूनाइटेड नेशन में 6 प्रमुख अंग है। इसमें संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य और कृषि संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? फिर नहीं आ गया। तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। तो सिंगापुर जो है ये दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। अरे भाई सिर्फ नहीं पूछोगे, कुछ और पूछोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडू, मध्य प्रदेश में स्थित स्मारक जो है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। बाकी सूर्य मंदिर, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब शामिल है। आप लोग का एक टास्क है कि जितने भी विश्व धरोहर हैं भारत के यूनेस्को में शामिल, आप लोग उसका एक लिस्ट बनाएंगे और उसके डेट वाइज सबको याद रखेंगे और कौन कहाँ है उसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? तो समाचार दर्पण जो है भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो MEO जो एक है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाकी जो नाविक, गैलीलियो और VDS जो है ये नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? पहला पूछा कि कौन आता नहीं, तो यहाँ भी लगा देता नहीं है। तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो हमने यहाँ पर जीके के सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, आप लोग ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं, 133 शिफ्टों के प्रश्नों को चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।